दोस्तों नमस्कार। यह दौर आमने सामने का है। यह दौर बायपोलर पॉलिटिक्स का है। यह दौर एक तरफ सेकुलरिज्म का नारा लगाने का है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व का जिक्र करते हुए कॉम्युनल पॉलिटिक्स की दिशा में बढ़ने का भी है। यह दौर तमाम राजनीतिक दलों को अपने साथ लेकर एक तरफ सत्ता और दूसरी तरफ विपक्ष की फौज को खड़े करने का है। यह दौर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े कद का है जो रियल पॉलिटिक्स करते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तस्वीर को चस्पा करके मॉरल पॉलिटिक्स के आश्रय इस देश की राजनीति को बदलने का है। और इन परिस्थितियों के भीतर संसद नर्व सेंटर बन चुका है। संसद चल रही है लेकिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री तभी संसद में आएंगे जब उनकी मजबूरी होगी, यानी उनको बोलने का वक्त जब निर्धारित होगा वो जवाब देने जरूर पहुंचेंगे। तो क्या दूसरी तरफ की रणनीति भी इस दौर में बदल गई? जब प्रधानमंत्री संसद के भीतर मौजूद होंगे तभी राहुल गांधी भाषण देंगे, क्योंकि निगाहों में और निशाने पर इस दौर में मोदी की सत्ता है, मोदी का कद है, मोदी की छवि है। और शायद यही वो वजह है कि इस देश के भीतर दर्जन भर मुद्दे ऐसे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती, और यह खामोशी यह सोचकर बरती कि उनके नहीं बोलने से मामला रफा दफा हो जाएगा या फिर उनके सहयोगी या फिर शोर शराबे के बीच बीजेपी के तमाम सांसद और मीडिया का ढोल इन बातों को नए रंग में रंग देगा। दरअसल यह रियल पॉलिटिक्स है, लेकिन राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स की दिशा में कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। और शायद यही वजह है कि मॉरल पॉलिटिक्स के आगे पहली बार रियल पॉलिटिक्स को नतमस्तक होना पड़ रहा है। और आज जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया तो चंद मिनट पहले तक हर कोई यही मान रहा था कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, बकायदा कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग की तरफ से जारी भी कर दिया गया कि इस यूट्यूब पर इस दिशा में आप अपने तौर पर राहुल गांधी का भाषण लाइव सुन सकते हैं, लेकिन वह लिंक बंद था। सवाल है ये रणनीति चंद मिनटों के भीतर बनी या फिर अब यह समझ में हर किसी को आ चुका है निशाने पर मोदी सरकार को लेने की जरूरत नहीं है, निशाने पर बीजेपी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे सरकार के नर्व सेंटर के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है तो उनको सामने बैठाकर उनके बातों का जिक्र करते हुए अपनी बात को कहने का मजा कुछ और ही है। क्या यही रणनीति है? अगर ध्यान दीजिए तो इस अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सामान्य तौर पर होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। वो आखिरी दिन आएंगे जब शाम 4 बजे उनका भाषण तय है 10 तारीख को। और सामान्य तौर पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र होता नहीं है। उसमें संविधान में बहुत साफ है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, यानी लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। और इस पर भरोसा है या नहीं है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव इस दौर में लाया गया। 17 घंटे तय किए गए हैं इस बहस को लेकर, जो आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुए, कल भी इसी तरीके से शुरू होंगे। और परसों यह मानकर चला जा रहा है कि 3 घंटे परसों और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण, यानी 2 दिन 7-7 घंटे, और तीसरे दिन जो है वह 3 घंटे और उसके बाद प्रधानमंत्री का जवाब और उसके बाद वोटिंग की परिस्थिति। लेकिन कांग्रेस की रणनीति बहुत साफ है कि अगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द समूची राजनीतिक सत्ता आकर टिक चुकी है और गठबंधन चाहे वो एनडीए का हो या बाकी दलों का हो जो उनके साथ खड़े हुए हैं, उन सब के ठीक समानांतर विपक्ष का मतलब इस वक्त राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति 2018 वाली राजनीति नहीं है। 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और अगर उस दिन को याद कीजिएगा तो वो 20 जुलाई का दिन था। 20 जुलाई 2018, 11 घंटे तकरीबन बातचीत
बहस चली और वो एक ही दिन में निपट गया। रात के तकरीबन 12 बजे उस पर फाइनली वोटिंग हुई थी और प्रधानमंत्री का जवाब आया था। उन सारी चीजों को इसलिए आज भूल जाइए क्योंकि 2018 में भी राहुल गांधी बोल रहे थे तो सामने प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे। उस वक्त वह प्रधानमंत्री के जुमलों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मसला सिर्फ जुमलों का नहीं है। इस हकीकत को राजनीतिक तौर पर बीजेपी भी समझ चुकी है और कांग्रेस भी समझ चुकी है। चाहे अनचाहे 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ही खड़ी होगी और एक तरफ रियल पॉलिटिक्स को संभाले हुए प्रधानमंत्री मोदी होंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी मॉरल पॉलिटिक्स के साथ खड़े होंगे। हालांकि इस दौर में मणिपुर की परिस्थितियां कितनी विभत्स, कितनी त्रासदीपूर्ण, कितनी दर्द भरी है, यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो पार्लियामेंट के सदन में कहा गया, यह बार बार अब रिपोर्टों के जरिए आ रही है। तमाम लोग जो वहां पर सांसद गए वह भी लौटकर बता रहे हैं। स्थितियां कितनी नाजुक है, उससे भी ज्यादा बड़ी नाजुक स्थिति प्रधानमंत्री की इस दौर में खामोशी है। अब यहां पर असल सवाल शुरू हो जाता है कि राहुल गांधी जिस रणनीति के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दायरे में लेना चाहते हैं या कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो वह कौन सी बात प्रधानमंत्री मोदी को सामने बैठाकर कहना चाहते हैं। राहुल गांधी बहुत साफ तौर पर इस बात को पार्लियामेंट के भीतर ऐलान करना चाहते हैं जो पहला ऐलान उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर किया था। यकीनी तौर पर वो प्रधानमंत्री अडानी के हैं क्या, और क्या वाकई वो प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं क्या वो प्रधानमंत्री कॉरपोरेट के हैं क्या। राहुल गांधी इसको खुले तौर पर रखना चाहते हैं क्योंकि जिस देश के भीतर में किसानों के साथ सरकार खड़ी नहीं होती है, महिलाओं के दर्द को समझती नहीं है, युवाओं के दर्द और उनकी बेरोजगारी के साथ सरकार के पास कोई विजन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री की खामोशी अडानी कांड पे हो, महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण को लेकर हो, मणिपुर को लेकर हो, हरियाणा को लेकर हो, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां जहां जो परिस्थितियां रही, या इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का कर्ज लेकर भागने की परिस्थिति के साथ खड़ी हो, तो प्रधानमंत्री की परिभाषा मौजूदा वक्त में कौन सी गढ़ी जाए। राहुल गांधी इस सदन के भीतर क्या उन बातों को अब रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी हो, क्योंकि इस दौर का हर भाषण सबको पता है वह सोशल मीडिया में चलने लगेगा और 2024 के चुनाव तक वो चलेगा और वो एक रणनीति का हिस्सा दोनों तरफ से होगा। यानी राहुल गांधी 2018 वाले राहुल गांधी नहीं हैं और नरेंद्र मोदी 2018 वाले प्रधानमंत्री नहीं हैं। इस दौर में गवर्नेंस की बहुत सारी नीतियां किस नाले में डूब गई या किस गंगा तले तर गई, इनसे हटकर मौजूदा वक्त की परिस्थितियां कितनी नाजुक हो चली है, शायद इससे हर कोई अनभिज्ञ हो या नहीं हो। लेकिन आज जब भाषण देते वक्त सुप्रिया सूले ने तमाम बातों का जिक्र किया, इस सरकार के ऊपर कितना कर्ज है, उस कर्ज का चुकता कौन करेगा, किस तरीके से इकोनॉमी डूब गई है हर क्षेत्र को लेकर, उस दिशा में कौन बढ़ेगा। सिर्फ नारे लगाने से कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे और उस बढ़ी हुई इकोनॉमी के भीतर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर हम अपनी छाती को 56 इंच का बताएंगे, ऐसी परिस्थिति किसी देश के भीतर हो नहीं सकती है। लेकिन भारत की राजनीति के भीतर वह रेंग रही है। तो क्या राहुल गांधी अब यह चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, या कहें इंडिया ये चाहता है, जो इन्होंने अपने गठबंधन का नाम दिया है। और इस इंडिया नाम का डर अभी भी कैसे रेंग रहा है, यह आज की बैठक में भी नजर आया, जिस बैठक में प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने सांसदों के साथ थी, जिन्होंने इंडिया के बदले आज घमंडिया शब्द यूज किया। और आज 8 अगस्त का दिन है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 याद कीजिए, आज ही के दिन शुरू हुआ था और उन्होंने क्विट इंडिया के साथ परिवार और करप्शन को जोड़ा है। और हर कोई जानता है कि बीजेपी के भीतर परिवारों से निकले हुए मौजूदा वक्त में कितने नेताओं की तादाद है। 56 नेताओं की मौजूदगी पार्लियामेंट के भीतर है और करप्शन का जिक्र होते ही तो एक बड़ी कतार करप्ट नेताओं को साथ बीजेपी कैसे लेकर चलती है, इसका भी जिक्र है। जिक्र तो आज यह भी हो गया पार्लियामेंट के भीतर कि 9 बरस में आपने 9 सरकारों को कैसे गिराया है।
और मणिपुर की परिस्थिति जो खींची गई कांग्रेस के सांसद के जरिए, उसके बाद जो बीजेपी के जवाब निकलकर सांसदों के जरिए आए, इतना सतही जवाब, और इंडिया को ही टारगेट पर लेना है और गठबंधन में खड़े सहयोगियों को समझाना है कि देखो, तुम हमारे साथ आ जाते तो बेहतर है, तुम कांग्रेस के साथ कहां खड़े हो। इसका मतलब है कि सत्ता की धड़कनें यकीनी तौर पर बढ़ी हुई है। तो शायद अब इस परिस्थिति को एक एक करके समझने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कोई जानता है कि 9 बरस में 9 सरकारों को बीजेपी ने गिराया है, तो मौजूदा वक्त में रियल पॉलिटिक्स तो महाराष्ट्र की है, जहां पर एकनाथ शिंदे की सांसें अटकी हुई हैं। पता नहीं कल वो सीएम रहे या ना रहे, जब 14 विधायकों के बारे में फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ अजीत पवार की सांसें बड़ी हुई हैं कि अगर शरद पवार बार बार, जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लेटर भी भेजा है, उसमें लिखा है कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई, तो मतलब एक झटके में टूटी हुई एनसीपी भी डगमगा जाएगी, जिस एनसीपी का नाम वो लेकर चल रहे हैं। स्थितियां तो नाजुक जरूर है, तो क्यों नहीं सीधे तौर पर उस छवि को कटघरे में खड़ा किया जाए जिसके लिए समूची मशक्कत अपने तौर पर बीजेपी के तमाम सांसद, मंत्री, नेता करते हैं, मीडिया करता है। इस देश के तमाम संस्थानों को लेकर जो रवैया सरकार का है, उस छवि को क्यों ना गिराया जाए। और जो परिवारवाद, तुष्टीकरण या भ्रष्टाचार का जिक्र अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों से यह कहकर कर रहे हैं, आपको इन्हीं का जिक्र करना है। आपको इंडिया में साथ खड़े दलों के अंतर्विरोध को उभारना है। आपको बताना है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौर में और मौजूदा वक्त में बीजेपी के 1 और बीजेपी के 2 के दौर में कितनी रफ्तार के साथ हमने विकास किया है। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बहुत साफ है। देश के सामने जो मुश्किल हालात हैं, उस दिशा से सत्ता आंखें मूंद सकती है। वह अपने ग्लैमर के साथ, अपनी चकाचौंध के साथ, अपनी उपलब्धियों का खाका एक अपने ही अंदाज में बता सकती है। जो डाटा कहां से आता है कोई नहीं जानता है, लेकिन फैक्ट वो उसे बतलाते हैं और हर दूसरे भाषण में वो फैक्ट बदल भी जाते हैं। लेकिन फिर भी मीडिया अगर ढोल पीटने लगता है और संस्थान अगर खामोशी बरत लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं कि जो सत्ता कह रही है चलो यही सही। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बहुत साफ है। वह साफ तौर पर इस बात को बताना चाहते हैं कि उनका प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी नहीं है। वह चुनौती किसी को दे नहीं रहे हैं। वह सिर्फ इस देश की जुबां बनना चाहते हैं, इस देश की आवाज बनना चाहते हैं। इसीलिए भाषण के तौर तरीकों जिसका इंतजार शायद हर कोई कर रहा है कि राहुल गांधी क्या कहेंगे, किस रूप में करेंगे, तो बहुत साफ है। दरअसल आरएसएस की आइडियोलॉजी और आरएसएस के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने हुए मोदी के पास सिवाय आरएसएस के प्रधानमंत्री बनने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस दौर में इंडिया को निशाने पर ले रहे हैं और ना जाने कैसे कैसे नए शब्दों का अगर वो इजाद कर रहे हैं, तो उनका राष्ट्रवाद खतरे में है। जिस राष्ट्रवाद के खालीपन और पोपुलिज्म के सहारे बीजेपी ने अपने आप को इस देश का बताया, जबकि इस देश के भीतर के तमाम रिसोर्सेस पर कब्जा कर लिया गया, इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा किया गया, इस देश की न्यायपालिका को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की गई, नौकरशाही को अपने अनुकूल कर लिया, सेना हो, चुनाव आयोग हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। राहुल गांधी उस दिशा में लगातार चीजों को बताना चाहते हैं कि आरएसएस हर चीज पर कब्जा चाहता है। और आरएसएस की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री बनकर इस देश के भीतर के हर संसाधन को अपने साथ खड़ा करके अपने कॉरपोरेट मित्रों को देना चाहते हैं। तो उनकी नजर में मणिपुर कोई मायने रखता नहीं है। और अगर उनकी गैर मौजूदगी में राहुल गांधी भाषण देते हैं, तो फिर उसका मतलब क्या बचेगा। क्योंकि आज भी तैयारी बीजेपी की जो थी, वह बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के जरिए जो तैयारी की गई थी, एक तरफ अगर राहुल गांधी एक भाषण देते मॉरल पॉलिटिक्स का, तो दूसरी तरफ रियल पॉलिटिक्स से भी डबल रियल पॉलिटिक्स को निशिकांत दुबे बताने की स्थिति में खड़े थे। यानी कोई अगर तमाम इंटेलेक्चुअलिज्म एस्पेक्ट से तमाम इस देश के मुश्किल हालातों को समझाना शुरू करे, तो सामने वाला एक ही काम कर सकता है। अगर उसी ने गड़बड़ी की है तो वो ठाके लगा सकता है, और ठाके लगाकर फिर मामले को काफूर करने की कोशिश करता है।
शायद इसीलिए बीजेपी को आज झटका लगा कि क्यों नहीं राहुल गांधी ने शुरुआत की। लेकिन राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं और अगर प्रधानमंत्री मोदी यह समझ रहे हैं कि उनकी मौजूदगी अगर पार्लियामेंट के भीतर होती है और राहुल गांधी तब भाषण देते हैं, और चूंकि हर कोई जानता है कि इस देश के भीतर दर्जनों मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती है, और उन मुद्दों को पॉइंट करते हुए अगर खुले तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को आरएसएस का प्रधानमंत्री और कॉरपोरेट के प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित कोई करने की दिशा में तथ्यों के साथ आ जाए तो प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? जाहिर तौर पर वो अपनी उपलब्धियों को बतलाने लगेंगे। उन उपलब्धियों के साथ जो आंकड़े पेश किए जाएंगे वह उनके अपने आंकड़े होंगे। उसमें लोगों का दर्द, लोगों का पसीना, लोगों का खून, लोगों की जिंदगी, इन सब की कहीं कोई शिरकत होगी ही नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि वो तब बोलेंगे जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, और सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने अधिकार के तहत सिर्फ बोलने के लिए वहां आ सकते हैं, यानी जब पूरी बहस खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद उनकी एंट्री हो, तो शायद अब ये परिस्थिति बन गई है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी हार होगी। क्योंकि खामोशी बरतने के बाद उस संसद के भीतर ही नहीं आना जिसमें बकायदा संविधान यह कहता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, वहां पर उनके पास इस सदन का विश्वास होना चाहिए और उनकी मौजूदगी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर सरकार की मौजूदगी बहुत साफ है कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि ही तो बैठते हैं। तो क्या जनता के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी उन्हें जनता का प्रतिनिधि बना देती है? यह तमाम सांसद इस दौर में जिनको जितना वक्त मिला है वो लगातार आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, और उसके बाद हर कोई इंतजार करेगा कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, तो किसी के भी बोलने का क्या मतलब होगा। और पहली बार, शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अविश्वास प्रस्ताव के दौर में इंतजार विपक्ष के नेता राहुल गांधी का हो रहा है कि वो क्या कहेंगे, और दूसरा इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है कि वो पार्लियामेंट में कब आएंगे। ऐसी स्थिति भारत के इतिहास में इससे पहले किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को परख लीजिए, ऐसी स्थिति कभी नहीं थी जो इस दौर में आकर खड़ी हो गई है। तो क्या यह माना जाए प्रधानमंत्री इस दौर में उस विश्वास को खो चुके हैं, या उस खोए हुए विश्वास को पाने के लिए वह अपनी एक नई रणनीति बना रहे हैं जहां पर अपनी पार्टी, अपने सांसद, अपने मंत्रियों के आश्रय वह उस बखान को लगातार संसद के भीतर परोस रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि उन्हीं बातों को मीडिया दिखाएगा और वही बातें लोगों तक पहुंचेगी। सुबह से लेकर रात तक अखबारों में भी वही छपा होगा और जनता ही उसे सच मान ले। और कई बार जब एक बात को कहा जाता है तो जनता उसको लगता है कि ये ठीक ही है। तो क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी? या फिर दूसरी तरफ राहुल गांधी आज भी नहीं बोले, कल भी नहीं बोले, और फिर 10 तारीख को वो आखिरी वक्त तक इंतजार करने लगे और नारे लगने लगे पार्लियामेंट के भीतर में और बाहर में कि प्रधानमंत्री संसद में आइए, आइए, कम से कम सुनिए, आप बोल नहीं सकते हैं, मौन व्रत तोड़ नहीं सकते हैं, आप आइए तो सही। क्या यह नजारा भी हो सकता है? हो सकता है। यह स्थिति भी आ सकती है अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आते हैं तो, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी ही सदन के प्रति उस विश्वास को बड़ा करती है जहां पर सरकार इस देश को चला रही है। और इस देश की सरकार को लेकर इस देश के भीतर से उठे हुए सवाल पहली बार बेचैन कर रहे हैं कि जो महिलाओं के शोषण का सवाल उठता था, इस दौर में प्रधानमंत्री ने खामोशी क्यों बरत ली। जो कॉरपोरेट और शेयर बाजार के घपले घोटालों का जिक्र एक वक्त बीजेपी खुले तौर पर करती थी, इस दौर में खामोशी क्यों बरत ली गई। और इसी दौर में एक ऐसा प्रांत बीते 3 महीनों से लगातार युद्ध स्थल बना हुआ है और ऐसी परिस्थिति के भीतर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती है, तो यह भी समझ लीजिए इस बदलती राजनीति के भीतर पहली बार एक ऐसी परिस्थिति बनी है जहां वार ऑफ पोजीशंस है, यानी अपनी अपनी जगह कैसे लेनी है, समेटनी है, इसकी राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और यही वार ऑफ पोजीशन में राहुल गांधी अपनी पोजीशन को तय कर रहे हैं। सवाल यहां पर यह नहीं है कि लेफ्ट सिकुड़ रहा है
यहां पर मायावती यानी बीएसपी गायब हो रही है राजनीतिक पटल से। यहां सवाल यह है कि बीजेपी का अपना बेस स्थिर हो चला है और उस बेस में बांटने के लिए छोटे छोटे राजनीतिक दलों को वह साथ लाकर अपना नैतिक बल बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक नहीं बढ़ पा रहा, यह उनके सामने मुश्किल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ एनडीए है और इस इंडिया से घबराहट एनडीए के भीतर है तो वह उसे घमंडिया कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि अगर हिंदुत्व के आश्रय सांप्रदायिकता का जिक्र था तो पहली बार धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म उसी अंदाज में है जिस अंदाज में आइडिया ऑफ इंडिया इस देश के भीतर चला और कॉन्स्टिट्यूशन उसी आधार पर इस देश में लिखा गया और बनाया गया। यानी एक तरफ सेकुलरिज्म इस दौर में बड़ा नेगेटिव माना जाने लगा था और ध्यान दीजिए वो दोबारा से सामने आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जो हरियाणा में होता है, जो मणिपुर के भीतर होता है, जो देश के अलग अलग प्रांतों में नजर आ रहा है, वो सेकुलरिज्म नहीं बल्कि उसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों को बांटने, नफरत फैलाने और कहीं ना कहीं घृणा की राजनीति का अंश है। शायद इसीलिए लोगों के भीतर अब सवाल उस मोहब्बत की दुकान का भी है जिसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी ने एक नई राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की, जो बड़ी लकीर खिंच जाए जिसमें सारी छोटी छोटी लकीरें सिमट कर बैठ जाए। क्योंकि 2018 के अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी उसी तरीके की लकीर पर चल रहे थे जो लकीर उस दौर की राजनीति की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में मौजूदा राजनीति के भीतर राहुल गांधी की राजनीति फिट नहीं बैठ रही है। वह एक दूसरी लकीर खींच रहे हैं, एक बड़ी लकीर खींचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और शायद मौजूदा राजनीतिक रियल पॉलिटिक्स की यह बड़ी हार हो चली है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर रियल वर्सेस रियल नहीं टकरा रहे हैं, रियल वर्सेस मॉरल पॉलिटिक्स टकराने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। यह स्थिति आएगी किसी ने सोचा नहीं था और राहुल गांधी इस राजनीति को जरा साधने की उनकी अपनी रणनीति को समझिए। पार्लियामेंट जब खत्म होगा तो वो वायनाड जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। इससे पहले कई बार वायनाड गए होंगे, लेकिन इस बार वायनाड जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जब संसद सदस्यता वापस लौटी है तो जो इंतजार पार्लियामेंट के भीतर हो रहा है कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि आखिरी मौके पर जो भाषण वो दे रहे थे उस भाषण को सत्ता पचा ही नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी और इस देश की सरकार ने उन शब्दों को ही गायब करवा दिया, वो भाषण का हिस्सा रहे ही नहीं। ऐसी स्थिति भारत की राजनीति में पहले कहां थी, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर आकर खड़ी हो गई है तो आखिर के 3-4 सवाल सबसे बड़े हो चले हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई भारत की राजनीति बाइपोलर पॉलिटिक्स में जाकर खड़ी हो चुकी है और तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल अब उन्हें भी समझ में आ गया है और इस देश के भीतर में जो छितराए हुए छोटे छोटे राजनीतिक दल थे या खौफजदा, चाहे वो नवीन पटनायक हों चाहे वो जगन रेड्डी हों, उन्हें भी समझ में आ गया है कि आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की जो दिशा है हो सकता है वो अपनी जमीन को भी खो बैठे, क्योंकि राजनीति जनता के हिसाब से चलती और जनता राजनीति की परिभाषा को गढ़ने और बदलने की ताकत रखती है। तो क्या ऐसी स्थिति आ रही है, उस दिशा में देश बढ़ रहा है? तो ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी दोबारा से पुराने कमजोर स्थिति में आकर खड़ी होगी और कांग्रेस इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस के दौर में आकर खड़ी होगी? क्या ऐसा हो सकता है? मुश्किल सवाल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इस देश की राजनीति में हो रहा है। पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल, रियल पॉलिटिक्स करने के बावजूद भी संसद से मुंह चुराना इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को कभी किसी ने देखा नहीं होगा। यह पहली बार हो रहा है। संसद चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव रखा जा चुका है, इस देश की बड़ी बड़ी घटनाओं पर समूची दुनिया की प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी बरती। यह दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। पूरी पार्लियामेंट और सत्ता पक्ष इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी क्या कहेंगे। यानी विपक्ष के नेता के तौर पर यह ऐसे टेस्ट विपक्ष का नहीं सत्ता का हो चला है कि वह उसे काउंटर कैसे कर पाएंगे। और विपक्ष के नेता के तौर पर और चेहरे के तौर पर राहुल गांधी खुले तौर पर चुनौती आज दे बैठे। जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, स्ट्रेटजिकली उन्होंने संकेत की भाषा का यह मैसेज है, जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे तब उन पर कहेंगे, सदन में ना हो मौजूद तो फिर किसी बात को कहने का क्या मजा है।
सवाल ये भारत के मजा का नहीं है, सवाल इस देश के भीतर की उस राजनीति का है जिस राजनीति के कटघरे में पहली बार सत्ता और सत्ता के नायक प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं और उसकी धड़कनों को सुनाने के लिए विपक्ष और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के शब्दों का इंतजार हो रहा है। इंतजार करिए। इस अविश्वास प्रस्ताव का अंत यकीनी तौर पर इस देश की सियासत को बदले या ना बदले, लेकिन एक नई दिशा देने की तैयारी तो कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।